गुड मॉर्निंग। चलिए आज हम लोग फिर से क्लास स्टार्ट करते हैं। पिछली क्लास में हम लोग जो है पीछे रियल नंबर से वास्तविक संख्या से रिलेटेड सारी टॉपिक हम लोग डिस्कस कर चुके थे। अब उससे उसमें जो है कई सारे इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव है जो कि एग्जाम में पूछे जाते हैं, 10th के बोर्ड के एग्जाम में पूछे जाते हैं। आज वो सारा का सारा क्वेश्चन हम लोग देखेंगे एक वन बाय वन करके। पी बाय क्यू भी मतलब पीछे जो क्वेश्चन पूछा गया है तो उसको हम लोग देखेंगे। चलिए हमारे पास क्वेश्चन है उसको देखते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा अपरिमेय संख्या नहीं है। क्या निम्नलिखित में कौन सा अपरिमेय संख्या नहीं है? हम लोग पीछे डिस्कस कर चुके हैं कि अपरिमेय संख्या क्या होता है। तो वो संख्या होता है जो पी बाई क्यू के रूप में नहीं लिखा जा सकता। क्या पी बाई क्यू के रूप में नहीं लिखा जा सकता है तो वो क्या कहलाएगा? अपरिमेय संख्या कहलाएगा। जैसे चलिए हम लोग देखते हैं इसमें, जैसे 2/√3 इसमें रूट लगा। और दूसरी चीज ये भी ध्यान देना है कि अगर कोई भी संख्या रूट में लगा हुआ हो और परफेक्ट स्क्वायर नहीं हो तो वो भी संख्या अपरिमेय संख्या होगा। चले जैसे देखते हैं 2/3, तो 2/3 एक क्या हो गया जो है अपरिमेय संख्या। लेकिन मेरे क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है? अपरिमेय संख्या नहीं हो, मतलब जो परिमेय संख्या अपरिमेय संख्या नहीं हो तो वो कौन सा? पाई भी अपरिमेय संख्या होता है, रूट 7/13 ये भी अपरिमेय संख्या होता है। ये देखते हैं जैसे 3, इसको हम लोग लिख सकते हैं जो है 27 को लिख सकते हैं ऐसे 3 × 3 × 3। तो ये दो एक निकल जाएगा तो इसको हम लोग लिख सकते हैं 3 × 3√3 और इसको हम लोग लिख सकते हैं 48 को जो फैक्टर करेंगे 48 को तो हो जाएगा क्या? 2, 24, 2, 12, 2, 6, 2, 3, मतलब ये हो गया 2 और 3, मतलब ये हो जाएगा आपको। इसको तो हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, अंडर रूट के अंदर में लिख सकते हैं इसको 2 × 2 × 2 × 2 × 3 तो 2, तो ये हो जाएगा आपको 4√3। क्या हो जाएगा? 4√3 हो जाएगा। इसको हम ऐसे लिख सकते हैं क्या? तो 3 × 3√3/4√3। इसको तोड़ेंगे तो इसमें आ जाएगा, ये √3 कट जाएगा तो 9/4। इसका मतलब ये पी बाई क्यू के रूप में आ गया तो ये परिमेय संख्या कहलाएगा। तो इसका ये क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। 1 का क्या हो जाएगा? डी आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। लिखा हुआ है दो सह अभाज्य धन पूर्णांक पी और क्यू का मौसम क्या होगा? मौसम मतलब एचसीएफ हम लोग पीछे पढ़ चुके हैं कि एचसीएफ क्या होता है। मतलब अगर दो संख्या है उसका जो है एचसीएफ निकालना हो तो उसका कॉमन फैक्टर जो होगा, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर जो होगा वो होता है एचसीएफ। लेकिन हम लोग पीछे जो है पॉइंट वाइज पॉइंट पढ़ चुके हैं कि दो सहअभाज्य संख्या का जो है मौसम जो है हमेशा 1 होता है। क्या? दो सहअभाज्य संख्या का मौसम हमेशा 1 होता है और दो अभाज्य संख्या का भी मौसम हमेशा 1 होता है। तो वही पूछ रहा है कि दो सहअभाज्य धन पूर्णांक पी और क्यू का मौसम क्या होगा? तो क्या होगा? 1 होगा। तो ये हो जाएगा इसका आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन को देखते हैं। अगला है सम धन पूर्णांक का रूप है। मतलब हम लोग जो सम जो संख्या लिखते हैं वो किस रूप में होता है? तो जैसे देखिए हम लोग मान लीजिए क्या होता है 2, 4, 6 और 8, ये हो गया सम पूर्णांक। तो इसको हम लोग किस रूप में लिखते हैं वही चीज देखना है। तो एक है m+1, 2m और 2m+1। इसको हम लोग देखते हैं। अगर मान लीजिए m लिए तो m मतलब m लिए तो m अगर कोई भी संख्या रखे, जैसे 1 रखे तो 1 हो जाएगा, फिर 2 रखे तो 2 हो जाएगा, तो ये तो सब में आएगा नहीं। लेकिन इसी m को हम लोग 2m के रूप में लिखेंगे। क्या? 2m के रूप में लिखेंगे। अब देखिए m इक्वल टू कोई भी नंबर लेते हैं, जैसे 2, 1 तो ये हो जाएगा 2। जैसे m इक्वल टू 2 लेते हैं तो क्या हो जाएगा?
2 इंटू 2 मतलब 4, तो ये सम संख्या ही आता है। तो 2m क्या होता है कि आपको सम संख्या के फॉर्मेट में लिखा जाता है, तो ये 3 है। एक इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा क्या, 2m। ये हो गया आपका, जैसे सम धन पूर्णांक का रूप जो है क्या होता है, 2m होता है। वही आपसे अगर पूछ दे कि विषम धन पूर्णांक का क्या रूप होगा, तो अगर किस फॉर्मेट में हम लाएंगे ताकि विषम संख्या हो जाए, क्या विषम संख्या। तो अगर देखिए 2m लिखा हुआ है, 2m में क्या होता है, सम संख्या, लेकिन उसी सम में अगर 1 जोड़ दिया जाए, 1 जोड़ दिया जाए, तो क्या हो जाएगा, विषम। तो विषम कौन सा किस रूप में होगा, 2m प्लस 1 के रूप में क्या हो जाएगा, विषम संख्या हो जाएगा। क्या हो जाएगा, विषम संख्या। लेकिन हमसे पूछ क्या रहा है, सम धन पूर्णांक, तो सम धन पूर्णांक क्या हो जाएगा, 2m। चलिए आगे क्वेश्चन देखते हैं। इसी के साथ साथ एक और क्वेश्चन हम लोग डिस्कस कर लिए कि अगर सम हो, अगर विषम हो तो किस रूप में लिखा जाए, तो विषम को हम लोग 2m प्लस 1 के रूप में लिखते हैं। चलिए आगे देखते हैं। आगे है यूक्लिड विभाजन विधि जो है निम्न में से किस पर लागू होता है। पीछे हम लोग यूक्लिड विभाजन विधि पढ़े हैं, वो जो है HCF निकालने के लिए यूज करते हैं, लेकिन वो लागू होता किस पे है, तो वो हमेशा धन पूर्णांक पर, मतलब जो है प्लस में जो हो उस पे लगता है। तो वही ये क्वेश्चन है कि यूक्लिड विभाजन निम्न में से किस पर लागू होता है, केवल धन पूर्णांक पर, केवल ऋण पूर्णांक पर, मतलब ऋणात्मक पे भी लागू होता है, या सभी पूर्णांक पे लागू होता है, इनमें से कोई नहीं। तो यूक्लिड विभाजन विधि जो है हमेशा धन पूर्णांक, मतलब जो है पॉजिटिव वाला नंबर पे लगता है, तो ये इसका हो जाएगा आंसर। चलिए आगे क्वेश्चन, और भी क्वेश्चन है, आगे क्वेश्चन को देखते हैं। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला है, किस प्रकार की संख्या का दशमलव रूप शांत भिन्न होता है, मतलब किस प्रकार का संख्या का दशमलव रूप शांत होता है। तो हम लोग पढ़े हैं कि p/2 के पावर m इंटू 5 के पावर n के रूप में जो भी रहेगा, तो उसको हम लोग बोलते हैं अशांत दशमलव। तो इसमें कौन सा संख्या हो जाएगा, मतलब परिमेय संख्या। क्या हो जाएगा, परिमेय संख्या। वही पूछ रहा है किस प्रकार की संख्या का दशमलव रूप क्या होता है, शांत होता है, मतलब काल्पनिक संख्या और परिमेय संख्या, परिमेय संख्या पूर्णांक। तो किस प्रकार की संख्या का दशमलव रूप शांत होता है, तो वो होता है परिमेय संख्या का। तो ये होगा इसका आंसर। चलिए अगला है, पाई का दशमलव प्रसार क्या होगा, पाई का दशमलव प्रसार क्या होगा, शांत होगा, अशांत आवर्ती होगा, अशांत अनावर्ती होगा, या इनमें से कोई नहीं। तो पाई एक अपरिमेय संख्या क्या है, पाई एक अपरिमेय संख्या है, और अपरिमेय संख्या का हमेशा क्या होता है, अशांत होता है। क्या होता है, अशांत होता है। और परिमेय संख्या का अशांत भी होता है और शांत भी होता है। तो ये पूछ रहा है पाई का, पाई क्या हो गया, अपरिमेय संख्या। लेकिन अपरिमेय संख्या में भी आपको आइएगा तो दो टाइप का होता है, एक होता है अशांत आवर्ती, एक होता है अशांत अनावर्ती। तो पाई एक क्या है, अशांत अनावर्ती संख्या है। पाई क्या है, अशांत अनावर्ती है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला है 3 प्लस 2√9 क्या है, 3 प्लस 2√9 किस प्रकार की संख्या है, परिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है, पूर्णांक है, या इनमें से कोई नहीं है। तो पहले इसको क्या कर लेंगे, हल कर लेंगे। तो हम लोग समझते हैं कि √9 का जो है वर्गमूल क्या होगा, 3 होता है। तो 3 दूना 6 और 3 9, ये तो हो जाएगा 9, और 9 एक क्या है, परिमेय संख्या है। क्या है, 9 एक परिमेय संख्या। इसका मतलब 3 प्लस 2√9 क्या हो जाएगा, एक परिमेय संख्या। क्या हो जाएगा, परिमेय संख्या। तो ये इसका हो जाएगा आंसर, मतलब इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। दो परिमेय संख्या का अंतर हमेशा क्या होता है। हम लोग जो है कुछ इंपोर्टेंट पॉइंट देखे थे, जिसमें देखे थे कि दो परिमेय संख्या का जो है के बीच हमेशा अनंत परिमेय संख्या होता है, अनंत अपरिमेय संख्या होता है। दो परिमेय संख्या का अंतर जो है हमेशा क्या होता है, परिमेय संख्या होता है। और दो अपरिमेय संख्या का जो है
जोड़ घटाव गुना भाग वो क्या होता है, तो आपको अपरिमेय संख्या भी होता है और परिमेय संख्या भी होता है। चलिए देखते हैं, वही चीज लिखा हुआ है, दो परिमेय संख्या का अंतर। कोई भी दो परिमेय संख्या, मान लीजिए कि यहाँ पे 8 एक परिमेय संख्या है और एक 3 परिमेय संख्या, इस दोनों का अंतर क्या हो जाएगा, 5। 5 क्या है, एक परिमेय संख्या है। तो हम लोग समझते हैं इसका मतलब ये हो गया कि दो परिमेय संख्या का अंतर भी हमेशा क्या हो जाएगा, परिमेय हो जाएगा। वही क्वेश्चन पूछा है कि दो परिमेय संख्या का अंतर क्या होगा, तो हमेशा क्या हो जाएगा, परिमेय संख्या हो जाएगा। क्या हो जाएगा, हमेशा परिमेय संख्या हो जाएगा। अगर इसमें कोई कंफ्यूजन है तो पिछले क्लास में हम लोग पिछले का वीडियो डाले हुए हैं, तो उसमें जाके आप देख सकते हैं लेक्चर। अगला क्वेश्चन है, किसी ए बी का लॉस ए बी है, मान लीजिए कोई ए बी है, उसका लॉस क्या दिया हुआ है, मतलब एलसीएम क्या दिया हुआ है, ए बी दिया है। तो उस संख्या का मौसो क्या होगा, तो उस संख्या का मौसो क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, मौसो का मतलब महत्तम समापवर्तक, मतलब एचसीएफ। दोनों में कॉमन क्या है, तो दोनों में कॉमन सिर्फ और सिर्फ 1 होगा, 1 के अलावा कुछ नहीं है। तो ये हो जाएगा आपको 1 हो जाएगा आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन है, निम्न में किसका दशमलव प्रसार शांत होता है। ठीक है, जैसे 6/28 दिया हुआ है, 7/25 दिया हुआ है, 8/15 दिया हुआ है, 9/27 दिया हुआ है। तो हम लोग सीखे हैं कि दशमलव प्रसार शांत कैसे समझते हैं। तो दशमलव प्रसार का शांत तब होगा p/2 का पावर m इंटू 5 के पावर n के रूप में हो, मतलब 2 और 5 के घात के गुना के रूप में हो। तो और कौन सा होना चाहिए, हर मतलब नीचे वाला नंबर क्या होना चाहिए, 2 और 5 के घात के रूप में होना चाहिए। तो चलिए इसको देखते हैं। जैसे 28 है, 28 है, 28 का हम लोग एलसीएम या फैक्टर करेंगे तो हो जाएगा 2 इंटू 7। क्या हो जाएगा, 2 इंटू 7। देखिए 2 के पावर 2, 2 के पावर 2 और 7 के पावर 1 हो गया, लेकिन हमको चाहिए क्या, 2 के पावर m और 5 के पावर n। अगर इसके अलावा कोई भी नंबर आता है तो वो क्या कहलाएगा, अशांत कहलाएगा। तो देखिए 2 तो है लेकिन एक 7 भी है, मतलब 2 और 5 के अलावा है, तो इसका मतलब ये क्या हो गया, अशांत। ये क्या हो गया, अशांत। लेकिन हमसे पूछ क्या रहा है, शांत। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला है 25। तो 25 को 5 गुने 5, ये जो है 5 के घात के रूप में लिखा हुआ है। ठीक है, 5 के पावर 2 और गुने 2 के पावर 0 तो लिख सकते हैं। 2 का पावर, अगर किसी भी संख्या का पावर 0 होता है तो वो संख्या कहलाता है 1। और 25 में 1 से गुना करेंगे 25 ही हो जाएगा। तो इसका मतलब ये क्या हो जाएगा, शांत। क्या हो जाएगा, शांत। तो ये हो जाएगा इसका आंसर। अगला क्या है, 8/15। तो देखिए 3 गुने 5 हो जाता है, तो ये क्या हो जाएगा, अशांत हो जाएगा। ये भी 3 गुने 9 हो जाएगा, ये भी अशांत हो जाएगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, बी, 7/25। ये था इसका आंसर। चलिए हम लोग अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन है, 128 के अभाज्य गुणनखंड में 2 का घात कितना होगा। मतलब 128 का गुणनखंड में 2 का घात कितना होगा। तो सबसे पहले 128 का गुणनखंड कर लेंगे। 128 को 2 से लगाएं तो ये होगा 64, 2 से लगाए 32, फिर 2 से लगाए 16, फिर 2 से लगाए 8, 2 से लगाए 4, फिर 2 से लगाए 2। कितना है, 1 2 3 4 5 6 7। तो 2 का घात क्या हो गया, 7। तो ये हो जाएगा इसका आंसर। अगला लिखा है 2.33 के ऊपर में रेकरिंग कौन सी संख्या। तो ये कौन सी संख्या है, इसको हम लोग परमेय संख्या के रूप में लिख सकते हैं, भिन्न के रूप में लिख सकते हैं। क्यों, क्योंकि ऊपर में रेकरिंग है। तो इसका मतलब ये क्या हो जाएगा, एक अपरिमेय संख्या है। लेकिन अगर यही रिपीट नहीं होता, मतलब कोई संख्या बार बार रिपीट नहीं होता, अलग अलग संख्या होता, तब क्या हो जाता, तब अपरिमेय संख्या हो जाता। लेकिन
ये फिक्स हो गया कि सिर्फ 3 रिपीट हो रहा है, मतलब 33 रिपीट हो रहा है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? परिमेय। चलिए अगला संख्या है 5 से बड़ी किसी भी अभाज्य संख्या के वर्गों को 6 से विभाजित करने पर शेषफल क्या आएगा? 5 से कोई भी बड़ा संख्या जो एक अभाज्य है, जैसे 7, अगर 7 का स्क्वायर करेंगे मतलब वर्ग करेंगे तो उसको 6 से भाग देने पर कितना आएगा? तो देखिए, चलिए देखते हैं। 7 का स्क्वायर करते हैं 49 होता है, और 49 को भाग देने पे 49 को अगर 6 से भाग दिए तो 8 लगा 48, शेषफल क्या बच जाता है? 1। तो किसी भी संख्या का जो 5 से बड़ा हो और अभाज्य संख्या हो, उसका वर्ग करने पर हमेशा क्या होता है? शेषफल 1 आता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ये डी हो जाए। अगला है, निम्न में से कौन सी संख्या अपरिमेय नहीं है? अपरिमेय है नहीं पूछ रहा है, अपरिमेय नहीं है। तो देखिए √8 एक अपरिमेय संख्या है, -√5 भी हो गया, लेकिन √16 को जो है √16 का जो है वर्गमूल है, मतलब इसका जो है कैलकुलेशन करेंगे तो ये हो जाएगा 4 और 4 का वर्गमूल हो जाएगा 2। 2 क्या है? एक परिमेय संख्या है, तो ये क्या हो जाएगा? और ये पूछ क्या रहा है? अपरिमेय संख्या नहीं है, मतलब कौन सा परिमेय संख्या? तो ये क्या हो जाएगा? एक परिमेय संख्या हो जाएगा, मतलब अपरिमेय संख्या नहीं है। चलिए अगला क्वेश्चन है, 22/7 एक ... संख्या है, मतलब 22/7 कौन सा संख्या है? तो 22/7 ये भिन्न है, तो इसका मतलब ये एक परिमेय संख्या है। ये एक तो 22/7 क्या है? एक भिन्न के रूप में है, और भिन्न के रूप में होता है तो वो कौन सा संख्या होता है? तो परिमेय संख्या होता है। यही आप बोलिएगा सर ये परिमेय संख्या कैसे होता है? ये तो पाई का मान होता है। नहीं, पाई का मान एग्जैक्ट नहीं होती, ये नहीं होता है। पाई का मान जो है लगभग होता है। क्या होता है? लगभग होता है। तो ये एक भिन्न के रूप में है, इसका मतलब भिन्न के रूप में है, तो वो क्या हो जाएगा? परिमेय। तो इसीलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा? परिमेय संख्या। लेकिन पाई परिमेय संख्या नहीं होगा, पाई क्या होगा? अपरिमेय संख्या होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। सत्य भैंसिया डिरिया। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, परिमेय संख्या p/q को यदि q का गुणनखंड रूप, मतलब q मतलब हर का गुणनखंड रूप अगर 2 के पावर m और 5 के पावर n के रूप में हो तो p/q का दशमलव प्रसार क्या होगा? मतलब दशमलव प्रसार शांत होगा या अशांत होगा, क्या होगा? तो हम लोग पीछे पढ़े हैं, अगर p/q के रूप में हो और q का गुणनखंड जो है 2 के पावर m इंटू 5 के पावर n हो, तो वो क्या कहलाता है? शांत कहलाता है। क्या कहलाता है? शांत। तो आंसर में है अपरिमेय संख्या शांत, अशांत और अशांत अनावर्ती। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? बी, मतलब शांत हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, निम्न में से 1.8 के ऊपर बार है रेकरिंग का परिमेय संख्या के रूप में क्या होगा? मतलब 1.8 के ऊपर में इसका भिन्न मतलब परिमेय संख्या के रूप में क्या होगा? इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 8 - 1/9 इक्वल टू 17/9। तो ये हो गया 17/9 कौन है? सी। तो ये हो गया सी, इसका क्या होगा? आंसर है। चलिए अगला क्वेश्चन है, √16 का जो है रूट एक संख्या है, कौन संख्या? परिमेय संख्या होगा, अपरिमेय संख्या होगा, परिमेय अपरिमेय दोनों होगा, या कोई नहीं होगा। तो इसको पहले हम लोग हल करते हैं। चलिए देखते हैं क्या है क्वेश्चन, क्या है? √16 का रूट लिखा, तो 16 का वर्गमूल क्या हो जाएगा? आपको 4 हो जाएगा, और 4 का भी रूट लगा हुआ है, तो इसका वर्गमूल क्या होगा? 2। तो 2 कौन सा संख्या है? परिमेय या अपरिमेय? तो 2 एक परिमेय संख्या है, तो इसका मतलब इसका जो है √16 का वर्गमूल क्या हो जाएगा? आपका जो है परिमेय हो जाएगा। तो ये ए इसका हो जाएगा आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन है, 5 के पावर 2x इक्वल टू 25 के पावर 5 हो तो x का मान क्या होगा?
ये क्वेश्चन दिया हुआ है और इसका आंसर क्या होगा वो एक क्वेश्चन देखते हैं इसको हम लोग। जैसे क्वेश्चन क्या है कि 5 के पावर 2x इक्वल टू 25 के पावर 5। अगर दोनों घात, ये एक घातांक करने का क्वेश्चन है, अगर दोनों का बेस सेम होगा तो ऊपर वाला उसका घात भी क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं 5 के पावर 2x बराबर 5 के पावर 2 के पावर 5 लिख सकते हैं। तो ये अब जो बेस सेम हो गया, इसका मतलब घात बराबर हो जाएगा। तो इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 2x बराबर 10। तो x बराबर क्या हो जाएगा 5। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 5, और 5 कौन सा आंसर है 5 डी। तो ये हो जाएगा इसका आंसर। तो हम लोग आज जो है 10th के चैप्टर 10th का जो है परमेय संख्या मतलब वास्तविक संख्या का जो है पहला चैप्टर जो है उसका जो है हम लोग ऑब्जेक्टिव देखे। आज इतना सारा लगभग 15-20 क्वेश्चन था, जिसमें से जो है आपको बोर्ड के एग्जाम में काफी क्वेश्चन पूछा, कम से कम 2-3 नंबर का तो पूछा ही जाता है। तो अगर आप इस वीडियो को देख लेते हैं और समझ लेते हैं तो कम से कम 2 से 3 नंबर आप आराम से पक्का कर सकते हैं। चलिए अगला टॉपिक हम लोग क्या रखेंगे ये आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा। अगला टॉपिक मेरे हिसाब से जो है 2 चर वाले रैखिक समीकरण या द्विघात समीकरण रखेंगे। आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए।